मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद रंग सुखन का बानी कहा गया है। नज़म जदीद की तहरीक का आगाज़ उन्हीं की कोशिशों का मरहून मिन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे नई नज़म तहरीक के हवाले से। नई नज़म तहरीक क्या है? नई नज़म का दायरा बहुत वसी है। जो नई नज़म है उसका दायरा बहुत वसी है। वसी यानी बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। शायरी की हर वो किस्म जिसमें तसलसल के साथ कुछ बयान किया जाता है नज़म कहलाती है। शायरी की वो किस्म जिसमें तसलसल के साथ यानी कुछ सिलसिलेवार, कुछ लगातार कुछ बयान किया जाता है तो वो क्या है, नज़म कहलाती है। मसनवी, मरसिया और कतियात, बल्कि हद ये है कि कसीदा भी तसलसल बयान के सबब नज़म के सिन्फ में दाखिल हैं। हैयत के एतबार से मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, तरजीह बंद और तरकीब बंद नज़म के मुख्तलिफ रूप हैं। हैयत के एतबार से यानी बनावट के एतबार से क्या है, मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, तरजीह बंद और तरकीब बंद नज़म के मुख्तलिफ रूप हैं। जिस दिन से उर्दू शायरी वजूद में आई, नज़म उस दिन से उर्दू शायरी का एक ऐसा अहम हिस्सा रही है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दक्कन का कदीम शेरी अदब नज़म के सरमाए से गिरा बार है। शुमाली हिंद में तमाम काबिल ज़िक्र शायरों ने नज़में भी कहीं, लेकिन एक अकेला शायर नज़ीर अकबर आबादी सिर्फ नज़म को बेपनाह वसअत देने में बेमिसाल है। उर्दू शायरी में नज़म का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसे क्या है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दक्कन का कदीम शेरी अदब भी क्या है, नज़म के सरमाए से गिराबार है, यानी नज़म उसमें भरे हुए हैं। शुमाली हिंद में भी तमाम काबिल ज़िक्र शायरों ने नज़में लिखी हैं, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अकेले सिर्फ नज़म को बेपनाह वसअत दी और उसे बहुत फैलाया, बहुत बड़ा किया। नज़ीर की नज़म का कैनवस बहुत वसी है। फितरत के बेशुमार रूप और ज़िंदगी के अनगिनत तजुर्बे इसमें दाखिल है, लेकिन नज़म अब तक अफादियत और मकसदियत से नावाकिफ थी। नज़ीर का जो है नज़म का कैनवस यानी जो उनके लिखने का जो तरीक़ा है, या उनका लिखने, कैनवस कहते हैं किसी पेंटिंग के बोर्ड को, तो उनका जो कैनवस है वो बहुत वसी है, बहुत उसमें बेशुमार रूप हैं फितरत के, और ज़िंदगी के अनगिनत तजुर्बे उसमें दाखिल हैं नज़म में। और नज़म में ज़िंदगी के हर तरह के मौजू को लिखा जा सकता है, लेकिन नज़म अब तक अफादियत और मकसदियत से नावाकिफ थी, यानी इससे क्या फ़ायदा होना चाहिए और नज़म के क्या मकसद हैं, इन सब बातों से नज़म के यहाँ नावाकिफ थी। उसे अभी पता नहीं था कि नज़म में क्या क्या हो सकता है। 1857 में जब आज़ादी की पहली जंग नाकाम हुई और मुल्क पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हो गया, तो मुल्क में एक जहनी इनकलाब आया। हिंदुस्तानी हर मामले में अंग्रेज़ हाकिमों की पैरवी करने लगे। अंग्रेज़ी लिबास, अंग्रेज़ी रहन सहन, बोलचाल का अंग्रेज़ी अंदाज हिंदुस्तानियों के दिलों को अपनी तरफ खींचने लगा। हमारे बुजुर्ग अंग्रेज़ी से नावाकिफ ज़रूर थे, लेकिन अंग्रेज़ी दां असहाब की मदद से उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से शनासाई हासिल करने की कोशिश की। फिर इसकी रोशनी में अपने अदब को परखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा अदब बिल्कुल नाकिस व नाकारा है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या है, अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी सीखी और अपने जो अदब थे उसको परखा कि हमारा अदब कैसा है, और उसे क्या है, बिल्कुल नाकिस और नाकारा पाया, यानी कि ये कोई काम का नहीं था। इसमें इसलाह की ज़रूरत है, यानी इसमें सही करने की ज़रूरत है। जिन बुज़ुर्गों की तरफ हमने इशारा किया, इनसे मुराद है सर सैयद और हाली। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अदब को अफादी और माबक और बामकसद होना चाहिए। बहुत उन्होंने गौर व फिक्र किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अदब को क्या है, अफादी यानी फ़ायदेमंद होना चाहिए और बामकसद यानी मकसद वाला होना चाहिए। उसको लिखने का कुछ मकसद होना चाहिए। अगर हम अदब पढ़ें तो हमें कुछ उससे सीख मिले, हम उससे कुछ सीखें। यानी अदब की ये जिम्मेदारी है कि वो सबक आमोज हो, ज़िंदगी को संवारने और बेहतर बनाने की सलाहियत रखता हो। इन बुज़ुर्गों की राय में गज़ल और कसीदा दोनों ये खिदमत अंजाम
دینے سے قاصر تھے۔ چنانچہ دونوں نے غزل و قصیدہ کی سخت مخالفت کی، اور جب لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش سے نظم نگاری کی تحریک شروع ہوئی تو اس کی زبردست حمایت کی گئی۔ لاہور میں نظم نگاری کی تحریک نئے ادب کو فروغ دینے کے لیے لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ اس سلسلے میں ناظم تعلیمات میجر فیلر کی سرپرستی انہیں حاصل تھی۔ کچھ دنوں بعد میجر فیلر کی جگہ کرنل ہیلرائڈ نے لے لی۔ انہوں نے اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ مولانا آزاد کی تائید کی۔ ان کی حمایت و سرپرستی نے لاہور میں مولانا آزاد کے وقار میں اضافہ کیا اور شاعری میں اصلاح کی تحریک کامیاب ہونے لگی۔ مشاعرے اردو میں بہت مقبول تھے۔ ان مشاعرے میں مصرع ترہ دیا جاتا تھا اور شعرا اسی مصرے کی زمین میں طبع آزمائی کرتے تھے۔ پہلے کیا ہے، مشاعرے بہت مقبول ہوا کرتے تھے اور مشاعرے میں کیا ہے، مصرع ترہ دیا جاتا تھا کہ اس موضوع پر مصرع کہنا ہے، اور شعرا کیا ہے، اسی مصرے میں زمین میں طبع آزمائی کرتے تھے، یعنی کہتے تھے، بولتے تھے، لکھتے تھے۔ مولانا آزاد نے ایک نئے طرز کا مشاعرہ شروع کیا۔ ہر مشاعرے کے لیے ایک موضوع دے دیا جایا کرتا تھا۔ شرکا اسی عنوان پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے، اور مولانا آزاد نے کیا کیا کہ مشاعرہ شروع کرنے سے پہلے ایک موضوع دے دیا کرتے تھے، اور جو شاعر تھے اسی عنوان پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ اس طرح نظم نگاری کی ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوا۔ حالی بھی ملازمت کے سلسلے میں لاہور آ گئے تھے، مگر یہاں کی آب و ہوا ان کی صحت کو راست نہ آئی۔ پھر بھی جب تک وہ لاہور میں رہے ان مشاعروں میں شرکت کرتے رہے۔ ان کی نظمیں برکھا رت، امید، انصاف اور حب وطن اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد سر سید سے بہت متاثر تھے۔ دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس ان میں سے زیادہ تر خطوط ضائع ہو گئے۔ ایک خط میں سر سید مولانا آزاد کو لکھتے ہیں کہ اس مشاعرے سے میری دیرینہ آرزو بر آئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نئی طرز کے مشاعرے کی تجویز سر سید ہی کی رہی ہوگی۔ کل ہم نے پڑھا تھا سر سید اور اردو ادب، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سر سید نے اردو ادب کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ انہوں نے بہت لکھا، ہر موضوع پر لکھا۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالہ نکالا اور اس میں زندگی کے سارے موضوع کو لکھا کہ کیسے اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، کھانے پینے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، چلنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سب کچھ انہوں نے اس میں بتایا۔ تو سر سید نے اردو ادب کے لیے بہت کام کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شاعر ہو جو نظم لکھے، اور نظم سے کیا ہے، ہماری قوم کی بدحالی دور ہو، ہمارے قوم میں نیا جوش و خروش پیدا ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مشاعرے سے کہ میری دیرینہ آرزو برائی سر سید کہتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نئی طرز کے مشاعرے کی تجویز سر سید کی ہی رہی ہوگی، اور ادب کو وسعت دینے کا یہ راستہ انہوں نے ہی دکھایا ہوگا۔ سر سید کی یہ سرپرستی اور ہمت افزائی بہت بعد تک جاری رہی۔ مولانا آزاد نے اپنی مثنوی خواب امن سر سید کو بھیجی تو انہوں نے اسے پسند کیا اور بعض ضروری مشورے بھی دیے۔ مولانا آزاد، محمد حسین آزاد کو جدید رنگ سخن کا بانی کہا گیا ہے۔ نظم جدید کی تحریک کا آغاز انہی کی کوششوں کا مرہون منت ہے۔ ان کے شعری ذوق کی تربیت تو دہلی میں استاد ذوق کے ہاتھوں ہوئی۔ مولانا آزاد کو کیا ہے، جدید رنگ سخن کا بانی کہا گیا ہے۔ نظم جدید کی تحریک کا آغاز کیا انہوں نے ہی کیا تھا، اور ان کی شعری ذوق کی تربیت کیا ہے، دہلی میں استاد ذوق کے ہاتھوں ہوئی۔ لیکن 1857 کی جو ناکام جنگ آزادی میں دہلی پر تباہی آئی تو آزاد ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ پہلے لکھنؤ پہنچے، مگر یہاں قسمت نے یاوری نہ کی۔ آخر کار 1864 یعنی 1864 میں لاہور پہنچے اور سر رشتہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ ماسٹر پیارے لال آشوب کے توسط سے ان کی رسائی ڈائریکٹر تعلیمات میجر فیلر تک ہو گئی۔ وہ ان کی قابلیت سے متاثر ہوئے اور سرپرستی فرمانے لگے۔ آزاد نے پہلا کام یہ کیا کہ انجمن پنجاب کے نام سے ایک علمی و ادبی سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس انجمن کے جلسوں میں علمی و ادبی مضامین بھی پڑھے جاتے تھے، اور اسی کے سرپرستی میں مشاعروں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔
आज़ाद ने पहला काम क्या किया कि अंजुमन पंजाब की एक बुनियाद डाली, एक सोसाइटी बनाई। और इस अंजुमन के जलसों में क्या है, इल्मी व अदबी मज़ामीन पढ़े जाते थे। और इसी में क्या है, मुशायरों का भी एहतमाम किया जाता था। 1867 ईस्वी यानी 1867 में अंजुमन के एक जलसे में आज़ाद ने एक मजमून पेश किया। 1867 ईस्वी में अंजुमन के एक जलसे में आज़ाद ने एक मजमून पेश किया, जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने अपना जदीद नज़रिया शेर पेश किया। आज़ाद के इसी लेक्चरर को जदीद उर्दू नज़म का संग बुनियाद समझना चाहिए। कर्नल हर्राड मेजर फिलर के जानशी हुए। उन्होंने अपने पेशरों से भी ज़्यादा जोश व खरोश के साथ आज़ाद की सरपरस्ती की। नतीजा के आज़ाद को लाहौर में निहत इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा जाने लगा, क्योंकि जो कर्नल थे, कर्नल मेजर फिलर, ये बहुत मशहूर आदमी थे, इनको इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता था। इसलिए इनकी सरपरस्ती में आज़ाद को क्या है, नहायत इज़्ज़त व एहतराम मिली और इनके ख्यालात की पजीराई होने लगी। अंजुमन के ज़ेर एहतमाम ऐसे मुशायरे मुनक़द होने लगे जिनमें मिसरा तुर्रह के बजाय कोई अनवान दिया जाता था और शरीक होने वाले शायर मुकर्रर मौजू पर नज़में कहकर लाते थे। इत्तफाक ये कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी रोज़गार की तलाश में लाहौर पहुंच चुके थे। इन्हें भी यही मुलाजमत मिल गई और वो भी मुशायरों में शरीक होने लगे और नज़म निगारी की एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ हो गया, जिसने आगे चलकर उर्दू शायरी की दुनिया में खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा की। और यहीं से क्या हो गया, नई नज़म की तहरीक का आगाज़ हो गया और जिसने आगे चलकर क्या है, उर्दू शायरी की दुनिया में खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा की, बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ पैदा हुई। अब्दुल कादिर सरवरी ने अपनी किताब जदीद उर्दू शायरी में लिखा है कि आज़ाद का रुतबा उर्दू शायरी में वही है जो स्कॉट का अंग्रेज़ी शायरी में है। किसी नए ख्याल के पैदा करने वाले और किसी नई तहरीक के बानी को दुनिया जिस वक़्त की नज़र से देख सकती है, आज़ाद भी इसकी आज़ाद भी इसके पूरी तरह मुस्तहक हैं। आज़ाद भी इसके पूरी तरह मुस्तहिक हैं। उन्होंने ही कदीम शायरी की इसलाह का सबसे पहला बेड़ा उठाया और उन्होंने ही जदीद तसव्वुर को सींचा। आज़ाद ही की बदौलत नेचुरल शायरी की मफहूम से लोग आशना हुए। नेचुरल शायरी जो कुदरती शायरी है, जो हम कुदरत में देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, वो क्या है, नेचुरल शायरी है। और आज़ाद ही की डाली हुई बुनियाद पर जदीद दौर के सुखन तराजों ने अपनी अपनी इमारतें तामीर की हैं। और आज़ाद ने जो बुनियाद डाली थी, इसी बुनियाद पर जदीद दौर के जो शायर थे, जदीद दौर के जो कहने वाले थे, उन्होंने अपने अपने जो इमारत की बुनियाद इसी पर डाली। इनकी शायरी के बारे में सरवरी साहब मज़ीद लिखते हैं कि इनकी शायरी पर नज़र डालिए तो आपको महसूस होगा कि कदीम शायरी के मसनूई चमन ज़ारों से निकलकर आप एक खुद रो खत्ते में पहुंच गए हैं, जहाँ की हर चीज़ अपनी दिलकशी और रानाई के लिए सिर्फ दस्त कुदरत की मरहून है। जब हम अपनी नेचुरल शायरी करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम क्या है, अपने इलाके के, अपने आसपास के दुनिया में रह रहे हैं और यहाँ की हर चीज़ क्या है, हर चीज़ में दिलकशी है, खूबसूरती है। इसी में सुबह और शाम के समय परिंदों की चहक, फूलों की महक, आबशारों का शोर, सब्जाजारों की दिलकशी और कहसारों की बेतरतीबी गर्ज हुस्न फितरत की वो कलमूनियों का पूरा नक्शा मौजूद है। वो वो कलमूनियों यानी रंगारंगी क्या है, हुस्न की फितरत है, जो हमारी कुदरती फितरत का हुस्न है, उसकी रंगारंगी का क्या है, पूरा नक्शा मौजूद है। आज़ाद की नज़मों में बड़ी दिलकशी पाई जाती है। इनकी नज़मों में शेरियत की फरावानी है। वो रंगीनी वरानाई पैदा करने की बहुत कोशिश करते हैं, शेरी वसाइल से ज़्यादा काम लेते हैं। तजसीम इनकी सबसे पसंदीदा फ़नी तदबीर है। इस्तियारे को बहुत अच्छी तरह काम में लाते हैं और इससे अपनी नज़मों में हुस्न पैदा करते हैं। मसनबी ख्वाबों में मसनबी ख्वाब अमन इनकी सबसे दिलकश नज़म है। शब कदर, सुबह उम्मीद, गंज कनायत, विदाए इंसाफ और दादे इंसाफ की दिलकशी भी मुसल्लम है। इस दिलकशी का असल राज ये है कि शेरी तदाबीर से काम लेने का इन्हें बहुत शौक़ है। ये खसूसियत इनकी नसर में भी पाई जाती है। तस्वीर कशी, इस्तियारा व तशबीह की कसरत, तजसीम, शीरी व मुतरमिन अल्फाज
तस्सीम शीरी व मुतरन्नुम अल्फाज ऐसी तमसीलें पेश की हैं जिनका हमारी ज़बान में जवाब नहीं। आब हयात में शायरों के जीते जागते मुरक्के पेश कर दिए। दबा दरबार अकबरी भी इनकी एक मकबूल तसनीफ़ है। आब हयात इनके किताब है जिसमें उन्होंने शायरों के बारे में लिखा है। क्या है, जीते जागते मुरक्के पेश कर दिए, यानी उनके नक्शे पेश कर दिए, उनकी तस्वीर पेश कर दी। मौलाना आज़ाद का उर्दू शायरी के मुसलहीन में शुमार है और नज़म उर्दू के फ़रोग़ में इनका कारनामा नाकाबिल फ़रामोश है। शायरी के सिलसिले में इनके दो मशवरे ऐसे हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। इनका पहला मशवरा तो ये है कि हमारे शायरों को अंग्रेज़ी शायरी से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। एक जगह लिखते हैं, तुम्हारे बुज़ुर्ग और तुम हमेशा से नए अंदाज के मुअज्जद रहे हो, मगर नए अंदाज के खिलत व जेवर जो आज के मुनासिब हाल हैं वो अंग्रेज़ी संदूकों में बंद हैं और हमारे पहलू में धरे हैं, मगर हमें खबर नहीं। हाँ, इन संदूकों की कुंजी हमारे हम वतन अंग्रेज़ी दानों के पास है। इनका दूसरा मशवरा यह है कि हमारे शायर हिंदी भाषा की तरफ मुतवज्जा हों और हिंदी शायरी की तरह बेजा मुबालगा आराई से दामन बचाते हुए जज्बात की सच्ची तस्वीर खींचना सीखें। मौलाना को उर्दू शायर से शिकायत है कि इसके सामने गेंदा, चंपा, चंबेली, जूही और बेला के जो फूल खिल रहे हैं तो वो उसे नजर नहीं आते। हजारों मील दूर के अनदेखे फूल नरगिस व नस्तरन और पेड़ पौधे सरो शमशाद इसकी शायरी में जगह पाते हैं। गंगा, जमुना, गोमती से वो नावाकिफ हैं। दजला व फरात इसे खूब याद है। ज़रूरत है इन चीज़ों को देखने और इनका जिक्र करने की जो हमारे सामने हमारे मुल्क में मौजूद है। मौलाना हाली नज़म को मकबूल, ख़ास व आम बनाने की जैसी मुनज़्ज़म कोशिश आज़ाद कहते हैं कि जब हम नज़्म आज़ाद कहते हैं कि जब हम नज़्म लिख रहे हैं तो उसमें हमारे अपने मुल्क का ही फूल, पौधे और पहाड़ों और नदियों के नाम हो। हम अपने मुल्क को छोड़कर सात समुंदर पार के फूलों और पौधों के नाम लिखते हैं। हमारे अपने मुल्क में इतना कुछ है कि हम इसे अपने नज़म में समो सकते हैं, लिख सकते हैं। मौलाना हाली नज़म को मकबूल व ख़ास आम बनाने की जैसी मुनज़्ज़म कोशिश हाली ने की वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद समेत किसी भी उर्दू शायर से बन ना आई। हाली को कौम के ज़बो हाली का बहुत गम था। इनका ख्याल था कि दीगर असबाब के अलावा गज़ल व कसीदा मुसलमानों की बर्बादी के ख़ास तौर पर ज़िम्मेदार हैं। मुकदमा शेर व शायरी में उन्होंने कसीदा व गज़ल पर शदीद इतराज़ात किए। इन्हें यकीन था कि नज़म उर्दू में तसलसल के साथ मुसलमानों को बेदार करने की बात कही जाएंगी तो हर दिल में आसानी से घर कर सकेंगी। मौलाना हाली को ये यकीन था कि अगर नज़म में कोई बात तसलसल के साथ की जाएगी तो उसमें मुसलमानों को बेदार करने की गुंजाइश है। उसमें मुसलमान को बेदार किया जा सकता है जोश व खरूश के साथ नज़म लिखकर। मौलाना हाली की ज़िंदगी के 8 बरस शिफ्ता की सोहबत में बसर हुए। मौलाना इनके बच्चों को तालीम देते थे, मगर ये कैसे मुमकिन था कि दो साहिब ज़ौक़ जमा हों और शेर व अदब के मसाइल पर गुफ्तगू ना हो। शेफ्ता मुबालगा आराई को नापसंद करते थे, उर्दू शायरी में असलियत के कायल थे। यहीं से उन्हें एहसास हुआ कि सादगी और असलियत की शायरी में बहुत ज़रूरत है और उर्दू में असलियत मफकूद है यानी खोया हुआ है, गायब है। झूठ और मुबालगा आराई का बोलबाला है। लेकिन मौलाना हाली सबसे ज़्यादा असर सर सैयद का कबूल किया। सर सैयद अदब में अफादियत और मकसदियत के कायल थे, लेकिन मौलाना हाली ने जो सबसे ज़्यादा असर किसका कबूल किया? सर सैयद का कबूल किया। सर सैयद अदब में क्या अफादियत और मकसदियत का चाहते थे, यानी हमें अदब से क्या फ़ायदा हो और इसके लिखने का कुछ मकसद होना चाहिए। नसर निगार तो सर सैयद खुद थे, इसीलिए उर्दू नसर में इन्हें जो ऐब नज़र आए उनको दूर करने की खुद उन्होंने कोशिश की और ख़ुद मज़ामीन लिखकर एक मिसाल पेश की। लेकिन शायरी इनके बस की बात ना थी। वो चाहते थे कि शायरी में भी इसलाह हो। इनकी ख्वाहिश थी कि कोई शायर कौम को बेदार करने के लिए नज़म लिखे। हाली ने मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम लिखकर सर सैयद की ये फरमाइश पूरी की। सर सैयद इस नज़म को बहुत पसंद करते थे और बार बार पढ़ा करते थे।
सर सैयद ने इस नज़म को अपने लिए तोशाए आखरत बताया है। सर सैयद चाहते थे कि नज़म से क्या हम अपनी कौम को बेदार करें। और हाली ने नज़म लिखी मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम। और ये नज़म सर सैयद को क्या बहुत पसंद थी, वो बहुत बार बार इसे पढ़ा करते थे। शेफ्ता की वफ़ात के बाद हाली मुलाजमत की तलाश में लाहौर पहुँचे और इन्हें पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत मिल गई। लाहौर का क़याम इनकी शायरी के लिए बहुत सूदमंद साबित हुआ। कहा जाता है कि अंग्रेज़ी से उर्दू में जो किताबें तर्जुमा होती थी, इनकी ज़बान दुरुस्त करने का काम हाली को सौंपा गया था, जिससे इन्हें अंग्रेज़ी अदब से शनासाई हासिल हो गई। मगर ये बात दुरुस्त नहीं लगती। अगर अंग्रेज़ी अदब से मुतालिक किताबों के उर्दू में तर्जुमे हुए होते तो वो आज मौजूद होती। ये किताबें दरअसल दरसी नवैयत की थी। लाहौर में क़याम का हाली को असल फ़ायदा ये हुआ कि इन्हें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से तबादला ख्याल का मौका मिला। दूसरे नए अंदाज के मुशायरों में शरीक होने और नज़में लिखने का मौका मिला। बरका बरखा रुत, उम्मीद इंसाफ और हुब्बे वतन जैसी नज़में यहीं लिखी गईं। मौलाना को सर सैयद से बहुत अकीदत थी। ये नज़म लिखकर गोया उन्होंने सर सैयद तहरीक में अमली हिस्सा लिया। खराबी सेहत की बिना पर मौलाना को लाहौर छोड़ देना पड़ा, लेकिन नज़म निगारी का सिलसिला जारी रहा। मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम के अलावा चुपकी दाद, मुनाजात बेवा इनकी बहुत मकबूल नज़में हैं। मुनाजात बेवा की ज़बान महात्मा गांधी को बहुत पसंद थी। वो कहा करते थे कि इस देश की कोई मुश्तरक ज़बान हो सकती है तो वो मुनाजात बेवा की ज़बान है। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हम लोग ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल से जुड़े आपको हमारे चैनल से जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और व्हाट्सअप के ज़रिए आप जो भी नोट्स का पीडीएफ लेना चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़े। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है, तो आप ज्वाइन बटन लें और हमारे चैनल से जुड़े। नज़्मों में मौलाना हाली ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो बहुत सादा और सहल है। वसाइल शेरी का इस्तेमाल भी कम से कम किया गया है, इसलिए अलग अलग शेरों पर नज़र नहीं ठहरती और कारी किसी रुकावट के बगैर तसलसल के साथ इनकी नज़में पढ़ता चला जाता है। इस तरह मौलाना हाली की नज़में कलीमुद्दीन अहमद की कसौटी पर पूरी उतरती हैं। यही सबब है कि मौलाना आज़ाद की नज़मों से इनकी नज़मों का मुकाबला किया जाए तो इनमें शेरियत और रानाई कम नज़र आती है। दरअसल मौलाना हाली नेचुरल शायरी के अलमदार थे। नेचुरल शायरी से मुराद ये है कि शेर में जो कुछ कहा जाए वो बिल्कुल फितरी हो, इसमें मुबालगा और झूठ ना हो। मुबालगा यानी बात बढ़ा चढ़ाकर ना कही गई हो, कहने का अंदाज भी फितरी हो और तसन्ना या बनावट इसमें शायबा भी ना हो। मतलब ये कि ख्याल और असलूब दोनों फितरी हों। नेचुरल शायरी के मुखालफिन का कहना है कि शेर झूठ और मुबालगे से पाक हो ही नहीं सकता और रंगीनी व रानाई के बगैर शायरी वजूद में आ ही नहीं सकती। इस बहस का यहाँ मौका नहीं, लेकिन ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि सर सैयद उर्दू शायरी के फ़रोग़ के लिए जिस अंदाज की नज़म निगारी का तकाजा करते थे, हाली ने उसे पूरा कर दिखाया। सादा व फितरी इजहार ख्याल के लिए हाली की नज़में सबसे ज़्यादा मौजू हैं और सादा और फितरी इजहार ख्याल के लिए क्या है, हाली की जो नज़में हैं वो सबसे ज़्यादा मौजू है, सबसे ज़्यादा सही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।